चलिए तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभरात्रि। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव जैसे व्यस्ततम शेड्यूल के बाद भी आप लोगों का सेशन लगातार किया जाए, ये पूरी कोशिश है हमारी। और चुनाव की ड्यूटी जो है पटना में नहीं है, पटना से 65 किलोमीटर दूर पालीगंज में जाता हूँ मैं। उसके बावजूद भी आपके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को शेयर कर दो, और जितने भी जगह आप जुड़े हैं सब जगह सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ने किया था। मैंने कई बार बताया है आपको कि अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन रॉय दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया था। ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण नव जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। इन्हें राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। इनके द्वारा 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में आत्मीय सभा बनाया गया। इनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा बनाया गया। 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया गया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और 1829 में इनके प्रयास से ही, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ, वहीं इनकी समाधि है। एक क्वेश्चन आता है कि एकमात्र समाज सुधारक जिनकी समाधि भारत में नहीं भारत से बाहर है, राजा राम मोहन रॉय, इनकी समाधि ब्रिटेन में है, ब्रिस्टल में। ये भी याद कर लीजिए और जान जाइए राजा राम मोहन रॉय इस धर्म के पुजारी थे, एकेश्वरवाद। ये मोनोथिस्ट थे, एकेश्वरवादी विचार को मानते थे। राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज का विचार क्या था पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एकेश्वरवाद, मोनोथिस्ट। और बता दें कि राजा राम मोहन रॉय ने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। भैया राजा राम मोहन रॉय की 2 पुस्तक, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये 2 किताब नोट कर लीजिए। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन रॉय की 2 किताब। इनकी 2 पत्रिका भी है। राजा राम मोहन रॉय की एक पत्रिका का नाम है संवाद ए कौमुदी। संवाद ए कौमुदी राजा राम मोहन रॉय की पत्रिका बंगाली में है, संवाद ए कौमुदी। और राजा राम मोहन रॉय की दूसरी पत्रिका का नाम है, दूसरी मैगजीन का नाम है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी में इन्होंने लिखा और संवाद ए कौमुदी बंगला में। इनको फारसी का भी ज्ञान था, बहुत विद्वान आदमी थे। तो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। इतनी बात याद रखिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु, एकदम से हलचल मचा के रख देना है, कहीं छोड़ना नहीं है आपको। मैं उतना ही कराऊंगा, आलतू फालतू प्रश्न लेकर मैं नहीं आता हूँ। मैं उतना ही कराऊंगा जिससे कि आपका परीक्षा में आपको पास हो जाइए। पास ही नहीं हुई बल्कि टॉप रैंक ला करके अपना स्थान फिक्स कीजिए। चलिए 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया था? इसका उत्तर जो दीजिएगा उन्हें मिलेगा एक डेयरी मिल्क मेरे तरफ से। जल्दी बताओ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। खमठोक ठेलता है जब नर, दिनकर ने लिखा रश्मि रथी में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुरु जोर लगानी है। कहते हैं कि शांति काल में, युद्ध काल में खून बहाने से अच्छा है शांति काल में पसीना बहाया जाए। भैया वैकेंसी आएगा, उसमें खून बहाने से भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जब वैकेंसी नहीं आई है उससे पहले हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि जिस दिन वैकेंसी आएगी सीट कितना भी रहेगा हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए 57 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया? ये भी भाग नहीं लिए, ये भी भाग नहीं लिए, तो दोनों ने भाग नहीं लिया। व्यापारी भाग नहीं लिए क्योंकि अंग्रेजों से सीधा उनका व्यापार चलता था, मुनाफा के बाद था, इसलिए व्यापारी कभी भी लड़ाई नहीं किए। और पढ़े लिखे लोगों ने भी भाग, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो झगड़ा से दूर रहते हैं, लड़ाई से दूर रहते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों ने भी भाग नहीं लिया और कुछ जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया।
सारे जमींदार नहीं, बाबू कुंवर सिंह भी जमींदार थे, उन्होंने तो भाग लिया था, लेकिन कुछ जमींदारों जो अंग्रेज के चापलूस थे, चमचे थे, उन्होंने भाग नहीं लिया। तो कौन कौन भाग नहीं लिया? कुछ जमींदार भाग नहीं लिए, पढ़े लिखे लोग भाग नहीं लिए, व्यापारी वर्ग भाग नहीं लिया, और कौन भाग नहीं लिया? तो पंजाब राज्य भाग नहीं लिया, पंजाब भाग नहीं लिया, बंगाल भाग नहीं लिया, और पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया। बंगाल, पंजाब और पूरा साउथ इंडिया 57 की क्रांति से अलग रहा। पंजाब, बंगाल और पूरा दक्षिण भारत 57 की क्रांति से अलग रहा। एरिया की बात करें तो कौन अलग रहा? पंजाब अलग रहा, बंगाल अलग रहा, और कौन अलग रहा गुरु? तो पूरा दक्षिण भारत अलग रहा। इंसानों की बात की जाए तो पढ़े लिखे लोग भाग नहीं लिए, व्यापारी वर्ग भाग नहीं लिया, और कुछ जमींदार भाग नहीं लिए। चलिए, तो 57 की क्रांति में ये लोग भाग नहीं लिए थे, इनका नाम बता रहा था। 57 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से हुआ था। क्लियर है? मई 57 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। 57 की क्रांति के प्रचार करने के लिए क्या किया गया था प्रयोग? रोटी बांटा गया था, कमल के फूल बांटा गया था। बिहार में आरा जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने 57 की क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार से मेन नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर आरा से 57 की क्रांति में भाई बिगुल फूका था। और पटना से पीर अली, गया से करीम अली, पटना से पीर अली, प से पटना, प से पीर, ऐसे याद रखो। गया से करीम अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। और कानपुर से नाना साहब, नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधू पंत, नाना साहब के बचपन का नाम था धोंधू पंत, नाना साहब कानपुर से। और रामचंद्र पांडुरंग, ये नाम था किनका? ये नाम था तात्या टोपे का। तात्या टोपे ग्वालियर से लड़े, रामचंद्र पांडुरंग उनका बचपन का नाम था। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे। दिल्ली से खुद बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और वक्त खां, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया। तो ये पूरे 57 की क्रांति का लगभग कहानी थी। आगे आते हैं, कौन भाग नहीं लिया? आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। व्यापारी भाग नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? व्यापार अंग्रेजों से होता था, वो क्यों पंगा लेते? पढ़े लिखे लोग लड़ाई से ऐसे भी दूर रहते हैं, और कुछ जमींदार चापलूस थे। याद रहेगा आपको कौन भाग नहीं लिया। चलो भैया, विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? विश्व गलत है, ये प्रश्न ही थोड़ा सा अधूरा है, गलत नहीं अधूरा है। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? प्रश्न का उत्तर अब दीजिए। हम हट गए भाई, आप लोगों को था कि सर 5 सेकंड दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? भैया प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच। 1918, 14 से लेकर 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला, नोट कर लीजिए। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका, ये 18 में इसका अंत हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? विश्व युद्ध का अंत हुआ, ये शुरू हुआ 1945 में, शुरू हुआ 1945 में, और सॉरी एक मिनट, शुरू हुआ 1939 में भाई, 1939 में, अंत हुआ 1945 में। तो भाई ये दोनों याद रखिए। प्रथम विश्व युद्ध का काल याद रखिए 14 से 18, प्रथम विश्व युद्ध का काल है 1914 से 18। अब द्वितीय विश्व युद्ध का काल है 1939 से 1945। कभी कभी पूछता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का ऐसा कारण बताइए जिससे, वह कारण बताइए जिससे विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड। सेराजेवो हत्याकांड, बोस्निया के राजकुमार का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी सेराजेवो में। भाई सर्बिया के सेराजेवो एक जगह है जहां पर बोस्निया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। तो सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, नोट कर लीजिए। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, वहीं से शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। और सेराजेवो हत्याकांड, बोस्निया के राजकुमार की जो हत्या की गई, यहीं से शुरू होता है क्या? यहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध, और 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध, नोट कर लीजिए। तो ये दोनों अभी तक में 2 ही विश्व युद्ध हुआ है, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए, खमठोक ठेल। देखो हमेशा याद रखिए, जीवन में कभी भी हमेशा अगर आपका मन, एक मिनट रुकिएगा,
अगर आप अगर आपने सोचा कि आप थक गए हैं, अब आपको सोना चाहिए, ये भी मन में आता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है, ये सब मन की बकवास मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ, सोना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि 8 घंटा ही सोना है। हमको मन है भैया 10 घंटे सोने का तो हम 10 घंटे सोएंगे। हमको मन अगर 6 घंटे सोने का है और 6 घंटे के बाद हमको नींदे नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती सोएंगे। तो मन माने की जीत, मन माने की हार, मन में ठान लीजिए, डेली का टारगेट लीजिए। देखिए, पढ़ाई तभी होगा जब आप टारगेट लेके चलेंगे, रोज का टारगेट। आज हमको 1905 से लेके 1947 तक का हिस्ट्री खत्म करना है। ठान लिए कि आज सुबह में उठे और कर दिए कि लूसेंट से ही, मान लो लूसेंट ही पढ़ते हो तुम, तो आप कर लिए कि भाई आज सुबह में 1900 लेकर 1947 तक का इतिहास आज पढ़ जाना है। तो ये कमिटमेंट है, जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। पढ़ाई के संबंध में, सिलेबस के संबंध में, रूटीन के संबंध में आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि आज इतना खत्म, तो शाम या रात होते होते उसको खत्म कर लेना है। चलिए, अली बंधु भारत में किस आंदोलन के नेता थे? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। चलिए बताइए, अली बंधु भारत में किस आंदोलन से जुड़े थे? जल्दी उत्तर दीजिए। आपके उत्तर का हम, चलिए आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। खिलाफत आंदोलन। नहीं बताते हैं आप लोग उत्तर। सभी लोग आंसर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। केवल यूट्यूब देखते मत रहिए, आंसर भी ABCD टाइप कीजिए। अली बंधु, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था शौकत अली और एक का नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, शौकत अली 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बना, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया भारत में। आपको पता है उस समय तुर्की के खलीफा, उस समय एक संधि हुआ था, सेबरेज की संधि। उस जमाने में एक संधि हुआ, सेबरेज की संधि। उस संधि के तहत तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा था। तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था। उस जमाने में तुर्की का खलीफा पूरे दुनिया के मुसलमान का धर्म गुरु हुआ करता था। तुर्की, आज भी तुर्की हमारा दुश्मन है, भारत का दुश्मन है तुर्की। क्योंकि जब भी पाकिस्तान का मैटर आता है, तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, भारत के साथ खड़ा नहीं होता। तुर्की को पता नहीं क्या है। हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए हम लोगों ने अपने देश में खिलाफत आंदोलन चलाया था। फिर भी तुर्की हमें अपना दुश्मन मानता है, ये पता नहीं क्यों, इन समझ में नहीं आता मुझे। तो तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते थे। लिख लीजिए, तुर्की को हम यूरोप का मरीज, पूछा जाए कौन सा देश है जिसे यूरोप महादेश का मरीज कहा जाता था, वो था तुर्की। युवा तुर्क के नाम से मुस्तफा कमाल पाशा को जानते हैं। अता तुर्क, क्वेश्चन आता है, किसे जानते हैं? तुर्की का कौन ऐसा व्यक्ति था जिसे हम युवा तुर्क या अता तुर्क कहते हैं? मुस्तफा कमाल पाशा को हम अता तुर्क या युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। भैया, तुर्की के खलीफा के पद जब समाप्त हो रहा था तो तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए वहां के मुसलमानों ने आंदोलन किया। तो पूरे दुनिया में जहां जहां मुसलमान थे, क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमान का वो धर्म गुरु था, इसलिए तुर्की में जो खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, वही आंदोलन पूरे दुनिया के हर देश के मुसलमानों ने चलाया। और भारत में भी मोहम्मद अली और शौकत अली ने खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन देश की आजादी का आंदोलन नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। एक विशुद्ध रूप से धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन एकदम शुद्ध रूप से धार्मिक आंदोलन था, इसमें देश राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। तुर्की के खलीफा को चूंकि सब धर्म गुरु मानते थे, इसलिए तुर्की में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, तो उसको देखा देखी भारत में भी शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, ताकि खलीफा के पद को बचाया जा सके। गांधी जी ने उसे एक मौका के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने एक मौका के रूप में देखा और उन्होंने कहा कि आज मैं खिलाफत का सपोर्ट करूंगा। गांधी जी एक्टिंग बढ़िया करते थे। गांधी जी ने एक्टिंग किया कि खलीफा का अपमान सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं है, बल्कि भारत देश का अपमान है, गांधी का अपमान है। ये जानबूझ के गांधी ने एक्टिंग किया ताकि मुसलमान जो हिंदू को, भारत देश को, कांग्रेस पार्टी को अपना दुश्मन मानते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो मुसलमान हमारे फेवर में आ जाएंगे। ऐसा हुआ भी। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो पूरे मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भारत में, जो उस समय जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय भारत में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में
बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने भाग लिया। इसका कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, इसीलिए सारे मुसलमान बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात अच्छा नहीं लगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन मत कीजिए, ये धार्मिक आंदोलन है, अगर ऐसा करेंगे तो देश में संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलेगा, धर्मवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये गलत बात है गांधी जी, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। इसलिए गांधी जी प्लीज खिलाफत आंदोलन का समर्थन मत कीजिए, एक धार्मिक आंदोलन है, ये देश की आजादी का आंदोलन नहीं है। फिर भी गांधी जी तो एक्टिंगे कर रहे थे, जानते थे हम काहे कर रहे हैं। सोचिए, जिन्ना उस समय तक सेकुलर थे, जिन्ना मुसलमान थे, फिर भी गांधी जी को चेता रहे थे कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन मत कीजिए। लेकिन गांधी जी तो एक्टिंग कर रहे थे, जो भी हो। तो भैया बाद में जिन्ना पता नहीं क्या सवार हुआ उनके मन पर, फिर मुसलमान, पाकिस्तान, अंत में देश के बंटवारा के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, 8,000 लोगों का कत्ल, ये सब बात की बात है। समझ में आ रहा है बात? तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। ये कहानी हर जगह नहीं मिलेगा, ये कहानी यही मिलेगा। चलो गुरु, 2 राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पारित किया गया? मुस्लिम लीग के कौन सा अधिवेशन था? यह अधिवेशन 1940 में हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो एक समय धार्मिक नहीं थे, एकाएक वो इस्लाम के बारे में सोचने लगे, इस्लाम धर्म के लोगों के बारे में सोचने लगे, उनके लिए एक अलग जमीन के बारे में सोचने लगे, देश के बंटवारा की बात सोचने लगे, बंटवारा न होने की स्थिति में देश में दंगा करवाने की बात सोचने लगे। ये जिन्ना पहले सेकुलर थे 1920-22 तक, बाद में कैसे ये बन गए धार्मिक, भगवान जाने। तो गुरु 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था 1940 में। कहा गुरु? ते था लाहौर अधिवेशन। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे पूछे मुसलमानों के लिए अलग जमीन की मांग पहली बार किसने की थी, तो था सर मोहम्मद इकबाल। लिखो गुरु, सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या आपने सुना होगा एक लाइन, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, या फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब कौन है भैया? सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार मुसलमानों के लिए अलग जमीन मांगी थी 1930 में। और पहली बार हिंदुस्तान पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र हैं। 2 राष्ट्र का सिद्धांत 1940 में, अलग जमीन 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, और 2 राष्ट्र का सिद्धांत 1940 में लाहौर में भैया कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे आ जाओ। अच्छा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पाकिस्तान टर्म यूज्ड बाय, बताइए भाई किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र, कानून का छात्र, लॉ का छात्र, किसका नाम था? रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने किया था पहली बार। पाकिस्तान टर्म दिया था, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया। ये कौन था गुरु? ये था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र ब्रिटेन में। चलिए, इसने पैम्पलेट भी, पाकिस्तान नाम का पैम्पलेट भी बढ़वाया था छपवा के। वह अंतिम आंदोलन कौन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? इसका उत्तर दीजिए भैया। अंतिम आंदोलन बताइए कौन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? फिर कभी देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। अंतिम बार था, मैं बताया ही अभी थोड़ी देर पहले, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गांधी जी ने, और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो मुसलमानों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1920 से 22 के बीच जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चला, उसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर 1922 के बाद गिने चुने मुसलमान रहते थे, बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने कभी भी देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। उनके एजेंडा में सिर्फ पाकिस्तान था। उनका कहना था देश 47 में आजाद करो, या 57 में आजाद करो, या 2005 में करो, जब करो मुसलमान के लिए अलग देश की बात करो, बस इतने बात था उनका। चलिए, तो भैया ये ऐसा नहीं कहते कि स्वतंत्रता आंदोलन मुसलमानों का योगदान नहीं था, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत योगदान था। 57 की क्रांति में जितना मुसलमानों ने हिस्सा लिया उतना हिंदुओं ने हिस्सा नहीं लिया था। और हिंदू मुसलमान की जो एकता थी, अगर ये यूनिटी बरकरार रह जाती, तो भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में,
ये आजाद 1915 में हो जाता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारत को आजादी मिल जाती अगर हिंदू मुसलमान एक साथ होते। वो अंग्रेज जानते थे कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाए, वरना हमें यहाँ टिकने नहीं देगा। तो इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है, ये अंग्रेजों ने किया फूट डालो राज करो की नीति, जिससे मुसलमान हमसे अलग हो गए। वह अंतिम आंदोलन कौन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को और 1920 को समाप्त हुआ 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ और ये समाप्त हुआ था चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगा दिया गया। 22 अंग्रेज सिपाही जिंदा जल गए। इसी से गांधी जी दुखी हो गए और दुखी होकर 7 दिन के बाद यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। तो भैया 12 फरवरी तक चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह अंतिम आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए आगे आइए, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? यदि आपको सबका ईयर पता हो तो बता सकते हैं। सेशन से जुड़ जाइए गुरु, सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो गुरु। चलो भैया आगे आते हैं, कौन पहले घटा? तो चलो, गांधी जी का पहला जन संबोधन ये 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल फरवरी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ। मार्च 1918 में। अब बताओ सबसे पहले कौन सी घटना हुई? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, जल्दी बताओ। इनमें से सबसे बाद में हुआ कौन? ये जो दिया हुआ इनमें सबसे बाद में ये, सबसे बाद में ये, सबसे बाद में, सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले महात्मा गांधी का पब्लिक स्पीच। आपको पता है ना, महात्मा गांधी ने पहली बार जन संबोधन किया। कहां किया? बनारस में। बीएचयू के स्थापना में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसी में गांधी जी को निमंत्रण दिया था। गांधी जी आए और अपने देश में, भारत में उन्होंने पहला जन भाषण, पहला पब्लिक स्पीच दिया 1916 में। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा पूछा जाए, मैं कितना बार बोला हूं, गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा पूछे या पहला सत्याग्रह पूछे, दोनों का उत्तर एक ही होगा भैया। क्या होगा दोनों का उत्तर? पहला सत्याग्रह और पहला सविनय अवज्ञा, ये दोनों का आंसर होगा 1917 चंपारण। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 19 फरवरी 1918, इसमें गांधी जी ने पहला आमरण अनशन, पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल, भारत में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल किया। कब? अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। एकदम याद कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद को किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न भी कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं। पूछा जा रहा है कि पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कौन? राजेंद्र प्रसाद। बताइए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली बार इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव हुआ संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम सरकार बनी सितंबर 1946 में, सितंबर 1946 में आजादी से पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। और पहली बार 1934 के बंबई अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में
ये पहली बार राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। गुरु एकदम ध्यान से पढ़ते रहो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ, अगर लगातार हमसे जुड़े रह गए जनवरी तक, तो जनवरी में जितने भी एग्जाम होंगे पूछेगा कहां से, यहीं से पूछेगा। गुरु जुड़े रहो, एक बार सब कुछ मिलेगा यहीं से, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पहली बार इनको अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जब गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद हुआ, जिसको हम त्रिपुरी संकट कहते हैं, 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद को हम त्रिपुरी संकट कहते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आता है 1939 में, 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। और भैया राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, पहले राष्ट्रपति और एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। आजादी से पहले कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन हुए थे? आजादी से पहले कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन हुए थे, ये बताना है। कांग्रेस के पहले कितने? तो 3 हुए थे, 3, 1918, 1920 और 1923। कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन, आजादी से पहले कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए। 1918 में बंबई में हुआ, 1920 में कलकत्ता में हुआ और 1923 में दिल्ली में हुआ। 1918 के बंबई के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष थे हसन इमाम। उसके बाद कलकत्ता में लाला लाजपत राय। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो गुरु ये 3, आजादी से पहले 3 विशेष अधिवेशन हुआ था। 1918, 20, 23, ऐसे याद रखो, 18, 20, 23। 18 में बंबई, 20 में कलकत्ता, 23 में दिल्ली। बंबई में हसन इमाम, कलकत्ता में लाला लाजपत राय और दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आता है, लाल बाल पाल में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता में बने थे। तो तीनों विशेष अधिवेशन याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। बंबई कलकत्ता दिल्ली, 18, 20, 23, बंबई कलकत्ता दिल्ली। हसन इमाम, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की बात करें तो लिख लीजिए, ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। मात्र 35 साल की अवस्था में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। जब हम यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं 35 साल तक, ये आदमी 35 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये भी नोट कर लीजिए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को, क्योंकि यह भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इतना याद कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? चलिए, जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि भैया अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो उसे पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तुम ही चाहिए। मतलब कि यदि आप अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से, अपने इरादों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो पांव के छाले का पता नहीं चलेगा कि पांव में छाले हैं या पांव से खून बह रहे हैं। जिसके पांव में छाले उसी के जीवन में उजाले हैं। इसी को बोलते हैं इश्क। ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल से पाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यही बात बता रहे थे कौन? अमीर खुसरो भी यही बात बता रहे थे। दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले। तो गुरु खुदा का मतलब आपका लक्ष्य। भैया जिससे इश्क हो जाए तो लक्ष्य से इश्क कीजिए, लक्ष्य मिलेगा भी और लक्ष्य को पाने का मजा भी आएगा। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु रोट द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसने लिखा कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक इतिहास? पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक इतिहास लिखा था। कांग्रेस पार्टी का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो आरसी दत्त।
रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त ने कांग्रेस पार्टी का आर्थिक इतिहास लिखा। कांग्रेस पार्टी का आर्थिक इतिहास आरसी दत्त ने लिखा। और कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस पार्टी का संविधान किसने तैयार किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस पार्टी का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया था। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस का नामांकन भी किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्लियर है इतना? चलिए बस इसे को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितना? दूसरा में 436। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे 436 लोग, लेकिन पहले अधिवेशन में मात्र 72। छोटी है, सोचिए इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस जब बना तो मात्र 72 लोग गए उस में। मात्र 72 लोग से शुरू हुआ। जब शुरुआत होती ना, आम आदमी पार्टी बना दिल्ली में, तो लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा कुकुर मुत्ता की तरह पार्टी बहुत आता है जाता है। जब रिजल्ट आया वोट का तो एकदम सीधे क्लीन स्वीप कर दिया सबको। दिल्ली में सरकार बने लगातार 3 टर्म केजरीवाल, 2 टर्म कहिए केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी हारे हैं तो बहुत मार्जिन से नहीं, छोटा मोटा अंतर से हारे हैं। वो छोटी पार्टी जो सूरज पर हंसते थे, उसी बिहार में भी नई पार्टी बनी है, बहुत सारी लोग हंस रहे हैं कि ऐसा ऐसा है वैसा है। तो कांग्रेस जब बनी तो मात्र 72 लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन 1911 में गाया गया। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन 1911 में गाया गया। और कांग्रेस में पहली बार झंडा गीत 1938 में गाया गया। 1938 विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1938 में पहली बार झंडा गीत गाया गया कांग्रेस में। चलिए इतना बात याद रखो। और कांग्रेस में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया कब? 1926 में। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन से खादी पहनना, कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यदि आप पूर्व से पश्चिम यात्रा करेंगे तो कौन सा शहर सबसे पूर्व में मिलेगा? यदि भारत देश का नक्शा देखिए तो सबसे पूर्व में कौन मिलेगा, ये पूछ रहा है। लखनऊ सबसे पहले मिलेगा, लखनऊ एल कर देते हैं। उसके बाद मिलेगा बनारस, उसके बाद मिलेगा पटना, और उसके बाद मिलेगा कोलकाता। इधर है पश्चिम, इधर है पूरब, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। अब बताओ सबसे पूरब में कौन? बताओ जल्दी। मैपिंग के आधार पर एकदम आसान सवाल है। लखनऊ, बनारस, पटना, कलकत्ता में सबसे पूरब में कौन मिलेगा गुरु? तो सबसे पूरब में मिलेगा कलकत्ता और सबसे पश्चिम में मिलेगा लखनऊ। कितना बढ़िया सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ। और वाराणसी मंदिरों का शहर वाराणसी। और पी मतलब पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता को क्या कहते हैं गुरु? सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जानते हैं? लिखो, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं। नमक आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किसने की? भाई नमक सत्याग्रह, जब गांधी जी साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर रहे थे, 12 मार्च को शुरू हुआ दांडी मार्च। अहमदाबाद के निकट साबरमती से गांधी जी ने दांडी तक की यात्रा की और दांडी जाकर उन्होंने समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। जिस दिन नमक कानून तोड़ा उसी दिन से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी के तर्ज पर गांधी जी के समधी थे सी राजगोपालाचारी, जिनको हम राजा जी भी कहते हैं। सी राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहते हैं। तो राजा जी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा किसने की? किया राजगोपालाचारी ने। गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा था आजादी में। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। चलो गुरु, कमाल खाली गांधी जी नहीं किए थे,
एक सम्मिलित प्रयास से आज़ादी मिली थी। हाँ, गांधी के विचारों ने नो डाउट हम सभी को एक रास्ता दिखाया और आज एक लोकतांत्रिक सांचे में हम लोग को ढालने में मदद किया। चलिए, नमक सी राजगोपालाचारी, राजा जी, गांधी जी ने ही कहा था इनको राजा जी, समधी थे ना, तो बोल दिया और राजा जी क्या हाल है, और राजा जी समधी को लोग बोलिए देता है। अब पढ़िए आप किसने कहा राजा जी, तो सी राजगोपालाचारी को राजा जी गांधी जी ने कहा। इन्होंने जब गांधी जी साबरमती से दांडी गए अपने 78 अनुयायी के साथ, गांधी जी जब गए थे दांडी मार्च में, तो उनके साथ एक बिहार का आदमी भी था, बाबू गिरवरधारी प्रसाद। बाबू गिरवरधारी प्रसाद एकमात्र बिहारी थे जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। 78 लोगों में बाबू गिरवरधारी प्रसाद एकमात्र बिहारी थे। उसी समय तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी ने किया। आगे आइए, इंडिया विंस फ्रीडम, यह पुस्तक किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? बस सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना सेशन देख करके, अच्छा लग रहा है ना तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक करना जरूरी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा? तो भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद, विवादित किताब था, बैन कर दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताया है मैंने कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री पूछेगा, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब के नाम याद कर लो, इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये तो याद हो ही गया होगा। एक बात और जान जाइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 पत्रिका है, अल हिलाल और अल बलाग। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 मैगजीन है, अल हिलाल और अल बलाग, ये भी याद कर लो। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जल्दी बताओ गुरु, माने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। आगे आइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? आपको बताया था कि संविधान सभा जब बनी तो उसमें कुल 389 मेंबर थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ तब उसमें कुल 389 मेंबर थे, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग चला गया, तो तब कितने मेंबर रह गए? 299। रट लो, जब संविधान सभा बना उस समय संविधान सभा में कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी था, कुल कितने मेंबर थे? 389। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर? 389। पाकिस्तान बनने के बाद कितने मेंबर? तो 299। याद कर लीजिए गुरु। और मैं आपको बता दूं कि भैया संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव 10 लाख लोगों में किया गया था। 10 लाख पॉपुलेशन पर एक आदमी का चुनाव किया गया था संविधान सभा में। संविधान सभा में एक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख लोगों में किया गया था, ये भी रट लीजिए। संविधान सभा जब बनी तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 लिखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। लेकिन जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ, संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ, तब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, 2 दिन और बाद चलिए, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर। 3 को डेट याद हो गया, 9, 11, 13, 2 दिन का अंतराल है। 9 दिसंबर को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ये भी रट लीजिए,
कब स्वीकार हुआ? पेश किया 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने। और स्वीकार कब हुआ वो? तो भैया ये स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और याद रखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया ये भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ये सब याद कर लीजिए। लेकिन संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में किसको कहा जाता है? भारत में संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। पूरी बात खत्म। जब संविधान सभा बनी, कितने मेंबर जल्दी बताओ? 389। जब गया पाकिस्तान तो कितने मेंबर? 299। कितने लोगों में एक लोगों का चुनाव हुआ? 10 लाख में एक लोगों का चुनाव हुआ। याद करो, संविधान बनने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। याद कर लो। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। 26 नवंबर को हर साल क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाते? 26 नवंबर। और याद रखो आप लोग, संविधान सभा जो बनी वो किसके सिफारिश पर बना? तो कैबिनेट मिशन। ये भी याद करो, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ वो किसके सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। ये भी रट लीजिएगा। एक बात और रट लो, संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? संविधान सभा शब्द का पहली बार प्रयोग किया था किसने? बताइए। MN रॉय ने। लिखो, MN रॉय ने पहली बार संविधान सभा शब्द दिया था। चलिए आगे आइए। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है? संविधान के पर्यावरण का संरक्षण वो नीति निर्देशक सिद्धांत में है। नीति निदेशक सिद्धांत में है। भैया अनुच्छेद 45, इसमें शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य की बात की गई है। अनुच्छेद 48A इसमें पर्यावरण की बात की गई है। 51A इसमें मौलिक कर्तव्य है। इसमें मौलिक कर्तव्य है। तो गुरु आंसर कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 48A। आर्टिकल 48A ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य की बात करता है। 45 शिक्षा की बात करता है। 51A मौलिक कर्तव्य की बात करता है। मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किसके सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति। लिखो, संविधान में जब संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। संविधान बना उस समय संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। पहली बार संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन से पहली बार 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना, भूलना मत। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। एक बार सेशन से जुड़ गए गुरु, सेशन को लाइक कर दो गुरु। हारना मना है, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है कि मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। चलो गुरु, वित्त आयोग, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भैया फाइनेंस कमीशन जो है सेंटर का, आर्टिकल 280 में है। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग में कितने मेंबर हैं? कुल कितने सदस्य हैं वित्त आयोग में होते हैं? तो कुल सदस्य कितने सदस्य हैं भैया? तो कुल 5 सदस्य। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब पूछेंगे कि वित्त आयोग का काम क्या है? देखो, वित्त आयोग का जो मेन काम है वो टैक्स का बंटवारा, करों का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा, डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितना टैक्स राज्य को मिलेगा, केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें से कितना हिस्सा राज्य को मिलेगा, ये डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग डिसाइड करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कितना अनुदान मिलेगा, इसकी भी डिसीजन कौन लेता है? वित्त आयोग लेता है। और समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा जो भी इकोनॉमिक वर्क दिया जाता है, फाइनेंशियल वर्क दिया जाता है, वो वित्त आयोग करता है। तो फाइनेंस कमीशन का मेन काम है टैक्स का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुदान मिलेगा राज्य को, यह भी डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। और समय समय पर जो भी फाइनेंशियल काम
इनको राष्ट्रपति देता है, वो राष्ट्रपति का काम इनको करना पड़ता है। वित्त आयोग में कुल कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की चर्चा की गई है, इतना बात याद कर लो। फाइनेंस कमीशन की चर्चा आर्टिकल 280 में किया गया है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष हैं कौन गुरु? एनके सिंह। इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। नोट कर लीजिए, एनके सिंह 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। करंट अफेयर याद कर लो। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग कितने मेंबर? 5। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मेन काम है टैक्स का बंटवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैग कहते हैं, कंटेम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, अनुच्छेद 148 में है। आर्टिकल 148 में सीएजी की बात किसमें की गई है? संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग की बात की गई है। याद रखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की खर्चों की जांच यही कैग करती है। कैग ही, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के खर्चों की जांच करती है। एकदम याद कर लीजिए। लेकिन अगर वो केंद्र सरकार के खर्चों की जांच करेगी तो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। यदि राज्य सरकार के खर्चों की जांच करती है तो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। रट लो गुरु, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेम रहता है, केंद्र, खाली अंतर इतना है कि जब वो केंद्र सरकार के खर्चों की जांच करेगा तो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और जब राज्य सरकार के खर्चों की जांच करेगा तो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। बस अंतर इतने हैं। और फिर राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल उसे विधानसभा में भी राज्यपाल रखवाते हैं और राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाते हैं। अब बाद में उसको दोबारा से री एग्जामिन होता है लोक लेखा समिति द्वारा। क्वेश्चन आता है, कैग के जो रिपोर्ट है उसे राष्ट्रपति कहां रखवाते हैं? संसद में। और संसद में उसको कौन एग्जामिन करता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति दोबारा उसकी जांच करता है। तो कैग के रिपोर्ट की दोबारा जांच कौन करता है? ये भी लिखो, लोक लेखा समिति करती है। संसद की एक समिति है लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और 22 मेंबर से बनता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग के रिपोर्ट की दोबारा जांच पूछा जाए कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। कैग के रिपोर्ट को संसद में कौन रखता है, कौन रखवाता है गुरु? रखता कौन है? तो राष्ट्रपति। जब नहीं हो गया, चलिए आगे, किसको देगा? राज्यपाल को। राज्य के खर्चों की जांच करेगा तो राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, और केंद्र के खर्चों की जांच करेगा तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। बजट के मुद्दे पर वोट देने का अधिकार किसे? बड़ी शानदार सवाल लाया हूं आज। आज का सवाल शानदार है। बजट की बात करें, चलिए आप कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यह अनुच्छेद 112 में है। आर्टिकल 112 में बजट है केंद्र का। केंद्र का बजट पूछा जाए, केंद्र का बजट किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 112 में। और राज्य सरकार का बजट किस में है भैया? रट लो, ये सब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। राज्य सरकार का अगर बजट पूछा जाए किस में है तो आंसर होगा अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202, आर्टिकल 202 लिखो, लिखो भैया। केंद्र सरकार का बजट अनुच्छेद 112, राज्य सरकार का बजट अनुच्छेद 202, रट लीजिए। और बजट जो है उस पर बोलने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा दोनों को होता है। बजट पर बोल सकता है, बहस कर सकता है लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेकिन बजट पर वोट देने का अधिकार केवल लोकसभा को होता। ध्यान रखना, राज्यसभा बजट पर कभी वोट नहीं कर सकता। बजट पर राज्यसभा का कोई वोटिंग राइट नहीं है। बजट पर वोट केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। बहस दोनों जगह हो। अगर क्वेश्चन ये रहता कि बजट पर बहस कौन करता है तो दोनों करते हैं, लेकिन वोटिंग केवल लोकसभा में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोनों अनुच्छेद याद करो। आर्टिकल 112 केंद्र का बजट, अनुच्छेद 202 राज्य का बजट। रट लो गुरु, आगे आओ। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को शेयर कर दो। देखो हमारी कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्चुअल ज्ञान हो वो आपको दिया जाए। देखो अगर ऐसा पूछा जाए कि बताइए स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है तो अनुच्छेद 19, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर किस किस प्रकार के अधिकार समाहित हैं ये हम आपको बताएंगे। चलिए तो भैया फैक्चुअल हमारा कोशिश यही होता है कि बेहतर से बेहतर दिया जाए आपको। तंजौर में, तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु में एक जगह है। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में है।
तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम चोल वंश के राजा राजराजा प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और मैं आपको बता दूं कि जो राजराजेश्वर मंदिर है उस जमाने के सबसे अमीर मंदिरों में से एक हुआ करता था। राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका एक और नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर भैया इसमें भगवान शिव जी का मंदिर है। ये तंजौर पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर किस भगवान का है, तो शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है। राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर किसका मंदिर है भैया, तो भगवान शिव जी का मंदिर है। सोना मना है गुरु जागते रहो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये पुराना वाक्य था मेरा। किसका था भैया, माझी द माउंटेन मैंने एक मूवी आई थी, उसमें दशरथ मांझी कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, क्या समझा था, नहीं लौटेंगे, देख फिर आ गए। वही इंसान वीर होता है जो कहता है गिरने के बाद भी उठ के खड़ा होता है, जोर से दहाड़ता है, क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समवर्ती सूची विषय वस्तु किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची 3 सूची है जी। पूरे भारत में कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। तो बांट दिया गया कि इस विषय पर कानून आप बनाइएगा, इस विषय पर राज्य सरकार बनाएगी, और एक ऐसा विषय होगा जिस पर दोनों लोग बनाएंगे। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है, उसे संघ सूची कहते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर कानून केवल राज्य सरकार बनाती है, उसे राज्य सूची कहते हैं। और ऐसा विषय जिस पर कानून दोनों लोग बना सकते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। और कुछ ऐसा विषय जो इन तीनों में नहीं है उसको बोलते हैं अवांछित विषय। अवांछित विषय रेसिडुअल पावर वो किसके पास है, केंद्र के पास। माने तीनों में जो शामिल नहीं है, कोई नया विषय आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। याद हो गया। ऐसा विषय जिस पर केंद्र कानून केवल बनाए, संघ सूची। ऐसा विषय जिस पर राज्य कानून बनाए, राज्य सूची। ऐसा विषय जिस पर दोनों लोग बना सकते हैं कानून, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। और कुछ नया विषय आ गया जो इन तीनों में शामिल नहीं है, उसको बोलेंगे रेसिडुअल पावर। अवांछित शक्तियां किसको मिलता है, वो केंद्र को मिलता है। बचा खुचा जो है जो इन तीनों में नहीं आता है वो केंद्र के पास है। यानी देखा जाए तो मोटा मोटी तो ओवरऑल केंद्र के पास ज्यादा पावर है राज्यों की तुलना में। हालांकि भारत सहकारी संघवाद है, तो राज्यों के तुलना में केंद्र को ज्यादा पावर है। याद रखिएगा। ये जो तीनों सूची आप देखें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूची 7वीं अनुसूची में है। ये भी लिख लीजिएगा, तीनों सूची 7वीं अनुसूची में है। और समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, संघ सूची। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाए, राज्य सूची। और जिस पर दोनों लोग कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो बात केंद्र की मानी जाती है, राज्य की नहीं। समवर्ती सूची के भी किसी विषय पर कानून बनाने वक्त केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए तो बात केंद्र की मानी जाएगी, राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। और तीनों में जो विषय शामिल नहीं है वो भी विषय किसको मिलेगा, केंद्र को। यानी केंद्र ओवरऑल ज्यादा पावर में है। भैया ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंधों के लिए राजा मन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था, केंद्र राज्य संबंध के लिए राजा मन्नार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो राजा मन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध के लिए आनंद राजा मन्नार समिति किसने बनाया, तमिलनाडु सरकार। आनंदपुर साहिब कमेटी, आनंदपुर साहिब कमेटी किसने बनाया, तो पंजाब सरकार। सरकारिया आयोग किसने बनाया, तो केंद्र सरकार। केंद्र राज्य संबंध के लिए 2 आयोग केंद्र सरकार ने बनाए हैं। सरकारिया आयोग बनाया केंद्र सरकार। एमएम पुंछी आयोग, एमएम पुंछी आयोग ये भी केंद्र सरकार। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2 आयोग बनाया गया, सरकारिया आयोग, एमएम पुंछी आयोग। लेकिन राज्य सरकारों ने भी कुछ आयोग बनाए। राजा मन्नार समिति बनाया तमिलनाडु सरकार ने, आनंदपुर साहिब कमेटी ये बनाया पंजाब सरकार ने, और बंगाल घोषणा पत्र भी एक जारी हुआ था बंगाल सरकार के द्वारा। ये सब केंद्र राज्य संबंध से था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, नोट कीजिए। कब बना था, 1953 में बना। उसने रिपोर्ट कब दिया, 1955 में। बना कब राज्य पुनर्गठन आयोग, बना कब, 53 में। रिपोर्ट कब दिया, रिपोर्ट कब दिया, तो 55 में। और उस रिपोर्ट के आधार पर
कितने राज्यों का गठन हुआ? तो याद कर लीजिए 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और उस कब बना आयोग? तो 1953 में। रिपोर्ट कब दिया? 1955 में। और उस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने 1956 में। तो 1956 में पूछा जाए कि शुरुआत में कितने राज्य थे? 14। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 6। एकदम रट लीजिए। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। शुरुआत में जब राज्य बना तो कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6। राज्य कितने थे? 14। आज कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। चलिए याद कर लीजिएगा। इनमें से सबसे पहले कौन सा राज्य बना? भैया इनमें से सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश। अगर इसकी बात करें तो इनमें सबसे पहले कौन बना? आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना। इनमें से सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश। आपको पता है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश किस भाषा में दिए थे? 30 प्रश्न करेंगे टोटल। पर सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दो। कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? कुछ नया मिल रहा है तो बताना कि हाँ सर नया मिल रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए पाली भाषा में। याद रखना, महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश थे पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि। और महात्मा बुद्ध के मरने की घटना को, मृत्यु की घटना को हम क्या बोलते हैं? तो उनके मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़े ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की उस घटना को संबोधि कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे बोलते धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश कहाँ था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बनारस के बगल में है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और उस उपदेश को क्या बोलते हैं हम लोग? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश जिन्होंने सारनाथ में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। उस ज्ञान की घटना को बोलते हैं हम क्या? संबोधि। महात्मा बुद्ध को एशिया महादेश का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया महादेश का लाइट टावर ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया महादेश का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध पाली भाषा में सारे उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेपाल में एक जगह लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में। माता का नाम महामाया और पिता का नाम था सुद्योधन। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा क्या बोली जब गए बुद्ध जंगल में? तो यशोधरा बोली कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। कहतो क्या वे पथ बाधा ही पाते? क्या मैं रोक लेती उनको? सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात। स्वामी के लिए, सिद्धि के लिए स्वामी गए, गौरव की बात है मेरे लिए। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। पर चुपके गए, यही बड़ा व्याघात। रात में चुपके निकल गए थे। आगे बढ़ते भैया। महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम ने कहाँ बुद्ध को शिक्षा दी थी? महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम ने योग की शिक्षा दी। क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध को योग की शिक्षा किसने दी थी? तो अलार कलाम ने दिया था वैशाली में। वैशाली में अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को किसकी शिक्षा दी थी? योग की शिक्षा दी थी। और महात्मा बुद्ध के एक और गुरु थे रुद्रक राम पुत्र, वो राजगीर में मिले थे। वैशाली में मिले अलार कलाम, राजगीर में कौन मिले थे? रुद्रक राम पुत्र। आगे आइए। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ बताया भी है? सारनाथ में। उसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? ये दिया था श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती एक कोसल गणराज्य की राजधानी थी। कोसल गणराज्य की राजधानी, कोसल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी?
ते था भैया श्रावस्ती। श्रावस्ती का आकार जो था वो था अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। क्वेश्चन आता है कि भैया प्राचीन काल में कौन सा ऐसा नगर था जिसका आकार था अर्धचंद्राकार? तो अर्धचंद्राकार आकृति था श्रावस्ती का। सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और किस भाषा में दिए? पाली में दिए। अच्छा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 बीसी में। जन्म हुआ 563 बीसी में लुम्बिनी में, और मृत्यु हुआ 483 बीसी में। कहाँ कहाँ भैया मृत्यु हुआ? मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। 80 साल जिए थे बुद्ध। जैन धर्म का दर्शन कौन सा है? यानी जैन धर्म किस दर्शन पर आधारित है, यह प्रश्न पूछ रहा है। जैन धर्म का दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पर आधारित है जैन धर्म। जैन धर्म का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के देने वाले कौन है? सांख्य दर्शन को किसने दिया? तो महर्षि कपिल। महर्षि कपिल मुनि, यानी कपिल मुनि लिखो ना, कपिल मुनि लिख लो। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम। और योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि। पतंजलि ने दिया योग दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? कणाद। कणाद ने, लिख लो भैया। वैशेषिक दर्शन दिया कणाद ने, सांख्य दर्शन दिया कपिल मुनि ने, योग दर्शन पतंजलि ने दिया, न्याय दर्शन गौतम ने दिया। और भैया जो जैन धर्म का दर्शन है वो आधारित है किस पर? सांख्य दर्शन पर। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भैया बिहार पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जिसने सबसे पहले नालंदा पर आक्रमण किया। नालंदा पर आक्रमण। नालंदा का पुराना नाम क्या था? नालंदा का पुराना नाम था क्या? उदंतपुरी। उदंतपुरी नालंदा का पुराना नाम था। पहली बार पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने बिहार पर हमला किया बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने आग के हवाले कर दिया। महादुष्ट आदमी था। बिहार में आते ही इसने बिहार की परंपराओं को, बिहार के गौरव को मिटाने का काम किया था। तो भैया पहला आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। अंत भी हुआ, लौट के नहीं गया, उधरे मर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी बताएंगे कभी इत्मीनान से। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और पवन दूत एक किताब है, एक किताब का नाम है पवन दूत। पवन दूत ये किताब है, इसके लेखक हैं धोई। इसके लेखक कौन हैं? धोई। ये दोनों लोग, ये और ये दोनों लोग किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई। पवन दूत के लेखक धोई और गीत गोविंद के लेखक जयदेव दोनों लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और याद रखिए, जब बख्तियार खिलजी बिहार पे हमला किया उसके बाद उसने बंगाल पे भी हमला किया धोखे से। तो बंगाल पे जब हमला किया तो उस समय बंगाल के राजा यही थे, लक्ष्मण सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहुला बिसहरी का प्रसिद्ध चित्रकारी किस क्षेत्र से? बिहार में कौन सा क्षेत्र है जहां बिहुला बिसहरी का चित्र बनाया जाता है? बिहुला बिसहरी का चित्र किस क्षेत्र में बनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा क्षेत्र है बिहार का जहां बिहुला बिसहरी का चित्र बनाया जाता है? भागलपुर। मंजूसा कला इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंजूसा कला। मंजूसा कला। क्वेश्चन आता है किस कला में बिहुला बिसहरी का चित्र बनाया गया था? तथा मंजूसा कला। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ भैया? मिथिला क्षेत्र में, मिथिलांचल में मधुबनी पेंटिंग है। और मंजूसा कला किस क्षेत्र में है गुरु? तो भागलपुर के क्षेत्र में। और मंजूसा कला में ही बिहुला बिसहरी का चित्र बनाया गया था। आगे आइए, बिहार को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? यह आसान क्वेश्चन है। बिहार की सबसे लंबी नदी भी वही है। बिहार को दो भागों में बांटती है, 12 जिलों से गुजरती है। बिहार के 12 जिलों से गुजरती है और वह नदी ऐसी है जिसकी लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। बिहार में जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, बिहार में जो 12 जिलों से गुजरती है वो नदी हमारी अपनी गंगा। ऑप्शन में नहीं है, गंगा नदी, गलती से टाइप हो गया। गंगा नदी ऑप्शन में दिया है भाई। गंगा नदी बिहार की नदी है जो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर दक्षिण। बिहार का कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गुरु? मान लीजिए बिहार का मैप है, तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, बिहार का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है वो बिहार में
गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में पूछा जा रहा है गन्ना का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिम। और सुनो भाई, हर दिन रात में ये सेशन होगा, कहीं मत जाना, किसी के पास मत जाना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेहतर जीके जीएस की जो क्लास है कहीं नहीं मिलेगा। तो भैया एक बार जुड़े रहिएगा, 8 से 9 के बीच में हम लाइव आएंगे। थोड़ा पहले आ गए घर तो 8 बजे लाइव हो जाएंगे, 8:30 बजे हो जाएंगे, लेट आए तो 9 बजे लाइव होंगे, पर आपके लिए लाइव क्लास जरूर लेकर आएंगे। और कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास है, कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास। और हर दिन 3 क्लास हो चुका है करंट अफेयर का, यह कल चौथी क्लास है, कल चौथी क्लास है करंट अफेयर की। सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, सुबह 8 बजे हर दिन। अब करंट अफेयर की क्लास भी होती है, 3 क्लास हो चुका है, चौथा क्लास कल है। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा, पर कल से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो भैया बेहतरीन करंट अफेयर हो रहा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, सबसे ज्यादा गोपालगंज। और याद रखिए सुबह 8 बजे करंट अफेयर जल्दी जग जाइएगा, और लाइव क्लास में 8 बजे करंट अफेयर जरूर देखिएगा। चलिए भैया 8 बजे सुबह। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट था, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर। बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर। चलिए इतना याद रखिए। और सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हैं, मजा आ गया। आज सेशन का ये आखिरी सवाल था, कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 419 लोग हैं, 420 लोग जुड़े हैं, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि सेशन आज का आपको कैसा लगा, रोज का सेशन आपको कैसा लगता है। सेशन को एक बार लाइक कर दो गुरु, और हो सके तो आपसे आग्रह है मेरा, सेशन को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, सारे ग्रुप में अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा, ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंचे। कल सुबह 8 बजे, हर दिन सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर की क्लास हो रहा है, बेहतरीन क्लास हो रहा है। सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, और शाम को 8:30 बजे वाला सेशन देखना भी मत भूलिएगा। और जो एक हनी सर भी क्लास लेते हैं, वो भी बेहतरीन पढ़ार, उनका भी क्लास देखिएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक शुभरात्रि, शुभकामनाएं, खूब खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, शुभरात्रि, थैंक यू। अच्छा, ऐप पर क्लास चुनाव के बाद शुरू करेंगे, टेंशन मत लीजिए उसका। चलिए सभी को शुभरात्रि।